नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए आज का यह जो वीडियो है साइंस का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आज के इस सेशन में हम साइंस के 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके जो है वन लाइनर्स के फॉर्म में इसमें रखे गए हैं। बीच बीच में आपको जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया जाएगा जो आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो यह वीडियो अंत तक आप बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके आगामी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपके जनरल साइंस के इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पीएच जो पैमाना होता है उसमें कितने अंक होते हैं, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 0 से लेके 14 तक डिजिट होते हैं पीएच पैमाने की जो स्केल होती है उसमें। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर आप देख लीजिए, यह है आपका पीएच स्केल। इसमें जो है 0 से लेके 14 अंक तक जो है इसमें डिजिट होते हैं, तथा 0 से लेके 7 तक आपका होता है, क्या हो जाएगा, तो 0 से लेके 7 तक आपका क्या होता है, मतलब 7 से कम, 0 से 6 मान लीजिए आप, 0 से 6 तक आपका होगा अम्लीय होता है। और आपका जो 7 से आगे बढ़ेंगे, 8 से आप 14 तक आएंगे तो यहाँ आपका क्षारीय हो जाएगा, यानी कि आपका जो विलयन होगा वह क्षारीय होगा। तथा 7 आपका क्या होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। पीएच का जो पूरा नाम होता है वो है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप होता है। आप लोग याद देखिएगा, जो पीएच स्केल होती है यह किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का माप होता है। पीएच स्केल पर संभावित मान 0 से 14 होता है। 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक पीएच वाले सॉल्यूशन को जो है क्षारीय कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई पड़ता है, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश का जो कलर होता है वह काला दिखाई पड़ता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा, यानी कि मनुष्य की जो टंग होती है, मनुष्य की जो जीभ होती है उसका वह कौन सा एरिया है जो कड़वाहट का अनुभव करवाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे जीभ का जो पीछे का भाग होता है वह हमको कड़वाहट का अनुभव करवाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है खाने वाले सोडे को। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सर्वप्रथम बार किसने कहा कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से बने हैं, तो पहली बार यह किसके द्वारा कहा गया था, तो एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक महर्षि थे, इनका नाम था कणाद। तो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले कहा गया था कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म और अविभाज्य कणों से बने हुए हैं। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ये भारतीय दार्शनिक थे, इनका नाम था कणाड, इन्होंने ही यह कथन कहा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। उत्प्रेरक जो होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन करते हैं, तो कैटलिस्ट का काम होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है उसको तीव्र या मंद करना। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चिली सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है, तो चिली सॉल्ट पीटर हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो सोडियम नाइट्रेट है इसका फार्मूला होता है NaNO3। तो सोडियम नाइट्रेट को ही हम चिली सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ये नाम आप याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, पारा का एक इम्पॉर्टेंट अयस्क होता है सिनेबार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे अयस्क की हुई है, तो आइए कुछ अयस्क को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए।
तो पारा का इम्पॉर्टेंट अयस्क होता है सिनेबार, जिंक का अयस्क होता है कैलामाइन, एल्युमिनियम का इम्पॉर्टेंट अयस्क होता है बॉक्साइट, कॉपर का इम्पॉर्टेंट अयस्क होता है क्यूप्राइट, लोहा के 3-4 अयस्क होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये सभी जो हैं आपके लोहा के अयस्क हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। वह बहुलक जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने के लिए किया जाता है उसको हम पॉलीकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। पॉलीकार्बोनेट एक बहुलक होता है, इसका जो प्रयोग है बुलेट प्रूफ खिड़की या जैकेट बनाने में किया जाता है। पादप यानी कि पौधों में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण जो है सेलुलोज के द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। और सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किसके कारण होता है? तो आपने देखा होगा कि सूर्य जो है लगातार ऊर्जा का एक स्रोत बना रहता है, तो इसके ऊर्जा का मेन कारण होता है नाभिकीय संलयन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य में लगातार ऊर्जा का सृजन होता रहता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डी की परीक्षा के लिए साइंस के पसंद आ रहे हों तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जो दोस्त आपके ग्रुप डी 2025 की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है, और 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? इम्पॉर्टेंट है। तो 0.24 कैलोरी होती है 1 जूल में। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर प्रेशर बढ़ेगा, आप लोग याद रखिएगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका जो क्वथनांक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है जल का, वह भी बढ़ेगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो प्रेशर कुकर होता है, आपने देखा होगा, इसी के आधार पर जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर का जो प्रेशर कुकर के अंदर जो दाब होता है वह बढ़ जाता है। दाब बढ़ने के कारण जो पानी होता है वह अधिक टेम्परेचर पर उबलने लगता है, जिस कारण से जो खाना होता है वह जल्दी जो है बन जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर दाब बढ़ेगा तो जल का जो क्वथनांक है, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह भी बढ़ जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जल के वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है वह उसका मान कितना है? तो जल के वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो आप लोग याद रखिएगा, जल के वाष्प की यहाँ बात हो रही है, तो जल के वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है यह 540 कैलोरी प्रति ग्राम मानी जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इको, अगर आपको प्रतिध्वनि उत्पन्न करनी है तो जो अवरोध है वह ध्वनि स्रोत से लगभग कितने दूरी पर होना चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप बोलते हैं, यहाँ से आप आवाज़ निकाल रहे हैं, यहाँ से आप आवाज़ निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रतिरोध होना चाहिए, तब इसी से आपकी जो आवाज़ है वह टकरा के वापस आपको सुनाई देगी। तो यह जो प्रतिरोध है कितनी दूरी पर होना चाहिए? लगभग 17 मीटर की दूरी पर अगर यह प्रतिरोध है, तो मतलब यह अवरोध है, तब आपकी जो ध्वनि है वह वापस आकर दोबारा से सुनाई देगी। इसी को हम इको के नाम से जानते हैं। तो इको यानी कि प्रतिध्वनि को उत्पन्न करने के लिए जो अवरोध है वह ध्वनि के स्रोत से लगभग 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, तब आपका इको होगा, यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हम कहते हैं लेवोजियर को। ये फैक्ट आपको याद रखना है, लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला मनुष्य के शरीर का अंग कौन सा है? तो लीवर। लीवर जो है हेपेटाइटिस से प्रभावित होता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो प्रयोग है डॉक्टरों के द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में रोगी को जो है बेहोश करने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है एनेस्थीसिया के रूप में। तथा यह जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसको जो है हम लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं।
मलेरिया रोग की प्रभावी जो औषधि है कुनैन, इसका निष्कर्षण जो है किससे किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष के छाल से। आप लोग याद रखिएगा, एक सिनकोना वृक्ष होता है, उसी की छाल से जो है कुनैन नामक जो औषधि है उसका निष्कर्षण किया जाता है। और यह जो कुनैन औषधि है यह मलेरिया के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? तो कुष्ठ रोग के फैलने का कारण होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाली यह बीमारी है कुष्ठ रोग, इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलपीजी गैस के रिसाव से उत्पन्न जो दुर्गंध होती है वो किसकी होती है? तो आपने देखा होगा जो घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, अगर उसमें रिसाव होने लगता है तो हमको एक तीक्ष्ण प्रकार की गंध सुनाई, मतलब तीक्ष्ण प्रकार की जो गंध है वह सूंघने को मिलती है, जिस कारण से हमको पता लग जाता है कि घर में जो गैस है उसका रिसाव हो रहा है। तो यह जो गंध होती है, जो दुर्गंध होती है, यह इथाइल मरकैप्टन की होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, तो इथाइल मरकैप्टन की यह गंध होती है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? सबसे पहले डीआरडीओ का पूरा नाम आप जान लीजिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है डीआरडीओ का। यह एक भारत सरकार का अनुसंधान संस्थान है। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी हम जानते हैं? तो जेनान गैस को जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जेनान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। और गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो जो गोताखोर होते हैं वे अपने सांस लेने के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो है प्रयोग किया जाता है गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए। मतदान के दौरान अंगुली पर निशान लगाने वाली स्याही में किसका प्रयोग होता है? तो आपने देखा होगा, आप मतदान देते हैं तो आपकी उंगली पर जो है एक स्याही का निशान लगाया जाता है, जो काफ़ी लंबे समय तक आपके उंगली पर उसके दाग बने रहते हैं। तो इस स्याही में जो है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया गया होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का जो प्रयोग है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ब्रह्मोस जो है किसका संयुक्त उपक्रम है? तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत और रूस का। यह जो ब्रह्मोस मिसाइल भारत बनाता है यह रूस और भारत के जो वैज्ञानिक है उनके सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जोनास साल्क के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो पोलियो के टीके की जो खोज है यह जोनास साल्क के द्वारा करी गई थी। भारत का वह शहर जहां इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित है तो बेंगलुरु में है, तथा बेंगलुरु में ही इसरो का आपको मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो और इसरो का मुख्यालय मिलेगा आपको बेंगलुरु में। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या होता है? तो टमाटर में जो लाल रंग आपको देखने को मिलेगा यह एक प्रकार के वर्णक के कारण होता है। यह जो वर्णक होता है यह लाइकोपीन होता है। तो लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण ही टमाटर का जो रंग होता है वो लाल हमको देखने को मिलता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं? तो एंटोनी लेवेजियर को। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे रंग और वर्णक, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सेब में जो लाली हमको देखने को मिलती है किस पिगमेंट के कारण होती है, किस वर्णक के कारण होती है? तो एंथोसाइनिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण सेब में जो लाली होती है वह हमको देखने को मिलती है। टमाटर का लाल रंग जो है लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। पपीते का जो पीला रंग होता है यह कैरिकाजैंथिन नामक वर्णक के कारण देखने को मिलता है। गाजर का जो रंग होता है, गाजर में जो रंग आप देख पाते हैं वह कैरोटीन नामक वर्णक के कारण होता है। हल्दी का जो पीला रंग होता है यह जैंथोफिल नामक पिगमेंट यानी कि वर्णक के कारण देखने को मिलता है। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
हृदय स्पंदन की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो हृदय स्पंदन की जो गणना है ईसीजी के माध्यम से की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ईसीजी के द्वारा जो है हृदय स्पंदन की जो गणना है वह की जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पदार्थ किसी ग्रह की बाहर कक्षा में पलायन कर सकता है, उस वेग को हम क्या बोलते हैं? उसको हम पलायन वेग कहते हैं। तथा पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है पृथ्वी का पलायन वेग। तो इस वेग से अगर हम किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, तो इस वेग से अगर हम किसी पदार्थ को फेंकेंगे ऊपर की तरफ, तो जो पदार्थ होगा वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाएगा और वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। तो इसी न्यूनतम वेग को ही हम पलायन वेग कहते हैं। और जो पलायन वेग है पृथ्वी की, यहाँ पे बात कर रहे हैं, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे नॉन मेटल यानी कि अधातु की बात हो रही है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है ब्रोमीन। वहीं यहाँ पे अगर धातु पूछा होता तो राइट आंसर क्या हो जाता? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु आपकी पारा हो जाएगी। तो अधातु हो जाएगी ब्रोमीन और धातु में आपका आंसर पारा हो जाएगा। और नेत्रदान में जो है आँख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में जो है कार्निया का जो है हिस्सा जो होता है आँख का हमारा प्रत्यारोपित किया जाता है। तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण नेत्रदान में होता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र वैज्ञानिक हैं जॉन बाल्डिन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, कुछ जांच है और वह किस अंग से हमारे संबंधित है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ईईजी, सबसे पहले इसका पूरा नाम देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ बोला जाता है ईईजी को। और यह जो है हमारे ब्रेन यानी कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित एक जांच होती है। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोला जाता है ईसीजी को। और यह जो है हमारे हृदय से संबंधित एक जांच होती है ईसीजी की। ईओजी कहा जाता है इलेक्ट्रो ओकुलोग्राफी को। और यह जो है हमारे आँख यानी कि हमारे आई से संबंधित जांच होती है। ईएमजी कहा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी को। और यह जो हमारे मांसपेशियों यानी कि हमारे मसल से संबंधित जांच होती है। ऑडियोग्राम के अंतर्गत हमारे कान की जांच की जाती है। मैमोग्राम के अंतर्गत जो है वक्ष यानी कि हमारे सीने की जांच की जाती है। बीएमडी यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी के अंतर्गत जो है हमारे अस्थियों की जांच की जाती है। तो ये कुछ जांच है और उनका संबंध हमारे शरीर के किस अंग से है उसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन कौन सा है? तो कैल्शियम आयन जो है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला आयन होता है। पीलिया से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर जो है पीलिया से प्रभावित होता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का मेन कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। वह विटामिन जिसका रक्त का थक्का बनने में प्रमुख भूमिका होती है। तो इस विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के का मेन कार्य होता है हमारे शरीर में ब्लड की क्लॉटिंग करने यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग को करने में, रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन के होता है वह मदद करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो बच्चों के शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस बच्चे को जो है मैरेस्मस नामक बीमारी हो जाएगी। जिस भी बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उस बच्चे को जो है मैरेस्मस नामक जो बीमारी है वह देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यह बीमारी जो है प्रोटीन की न्यूनता के कारण बच्चों में देखने को मिलती है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने हैं। वह तत्व जो लगभग सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जो आपको सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, हाइड्रोजन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है ऑक्टेन संख्या की सहायता से मापते हैं,
वहीं C10 संख्या से जो है डीजल की गुणवत्ता को मापा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, डीजल की गुणवत्ता को C10 संख्या से और पेट्रोल की गुणवत्ता को जो है ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। और सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या पाए जाते हैं? तो सिगरेट के धुएं में दो इम्पॉर्टेंट प्रदूषक पाए जाते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बेंजीन। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दो इम्पॉर्टेंट प्रदूषक हैं जो सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से साइंस के जो हैं 50 इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड लाइनर्स प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।